हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजक यौगिक। कक्षा 12 का ही टॉपिक है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द यूजेस होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजक यौगिक। जैसे अभी मैं अपने शरीर में पूरा ग्लू लगा लूँ, गम लगा लूँ और किसी वो जो रबड़ के बॉल होते हैं छोटे छोटे, उसमें बड़े बड़े बॉल्स रहें और मैं उसमें कूद जाऊँ। कूदने के बाद मेरे से जितने भी बॉल चिपकेंगे और वो बॉल जो चिपका हुआ है और जो मेरी बॉडी, इन दोनों को मिला करके मैं कह सकता हूँ हाँ मैं एक कंपाउंड हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कोई एक मेटल होता है, मेटल, और उसके साथ में लिगेंड्स आ जाएं। लिगेंड्स कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स देते हो भाई। मेटल उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है। यानी कि मेटल के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और जो उसको इलेक्ट्रॉन दे सके, मतलब इसको न्यूट्रलाइज कर सके। यानी लिगेंड्स में जैसे अमोनिया हो गया, क्लोरीन हो गया ना, ये सब आ करके इसके साथ इलेक्ट्रॉन भी दें और इसके साथ जुड़ भी जाएं, एक प्रकार से घर बना लें, घर बसा लें। तो मेटल और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बना है और भी ढेर सारे लिगेंड्स आएंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, वो स्ट्रक्चर जो है ना, उसको मैं क्या बोलूँगा, उपसह संयोजक यौगिक बोलूँगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसमें पहली हेडिंग है क्या, द्विक लवण यानी डबल सॉल्ट। क्या कह रहा है कि दो सरल साल्ट से मिल करके बने होते हैं, कौन, डबल सॉल्ट। दो सरल सॉल्ट से मिलकर बने होते हैं तथा जल में घुलकर सरल आयंस में टूट जाते हैं या अपनी पहचान खो देते हैं। भाई सिंपल सी है, अगर सरल आयन में टूटेंगे तो अपनी पहचान खोएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक फिटकरी लेते हैं। फिटकरी को हम लोग एलम भी कहते हैं ना, फिटकरी यहाँ पे लिखा भी है फिटकरी K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। अगर मैं इसमें पानी डाल देता हूँ H2O तो क्या करेगा, अपने सरल आयनों में टूटेगा, जिनसे जिनसे मिल करके बना है भाई उसमें टूट जाएगा। अब जैसे मेरे ऊपर जो चिपका हुआ था, मैं फिर से पानी में जाऊंगा, सब लोग बिखर जाएंगे। ठीक है, तो ये आयन हुआ पॉजिटिव आयन, ये निगेटिव आयन हुआ। फिर से इसमें जो पॉजिटिव आयन है, निगेटिव आयन और पानी अलग हो जाएगा ना। तो कह रहा है डबल सॉल्ट्स से मिलकर के बना, जो दो सरल आयनों से मिलकर बना। एक सरल आयन, एक सरल सॉल्ट ये हो गया, दूसर का वाला यहाँ से एल्यूमिना से लेकर के SO4 तक हो गया। देखो दो तो दिख रहे हैं ना। तो अब ये सरल आयन में टूट गए हैं। अब इनको अकेले देखोगे तो क्या पहचान पाओगे क्या कि ये इसी में का है, किसी और में का भी तो हो सकता है ना ये। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखो, इसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या नाम है, फेरस अमोनियम सल्फेट, Fe को फेरस कहा जाता है। इसको अगर मैं पानी में डालूं, यहाँ पे H2O ही लिख देते हैं, ठीक, तो ये भी अपने आयनों में टूटेगा। ठीक है, Fe पे 2 पॉजिटिव आएगा और SO4 पे डबल नेगेटिव NH4। अमोनियम और अमोनिया में अंतर होता है भाई। अमोनिया कहते हैं NH3 को, NH4 अगर रहेगा तो अमोनियम, लास्ट में क्या लगाएंगे, UM, अमोनिया। तो अमोनिया सिंपल सा बात है, वन बॉन्ड बनाता है, ये भी एक ही बॉन्ड बनाता है लेकिन अपने ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज रख लेता है। बात की बात है, उस पर बहुत चर्चाएं होंगी अभी आगे चल करके। देखो सरल आयनों में टूट गया है। ठीक है, मोहर सॉल्ट भी इसे कहते हैं। ठीक है, क्या किसको कहते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट को मोहर सॉल्ट भी कहा जाता है। संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अब चर्चा ही कर लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया भी था, देखो क्या कह रहा है, वे यौगिक जो पानी में घुलकर सरल आयनों के साथ जटिल आयन भी देते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उपसह संयोजक यौगिक या फिर संकुल यौगिक कहेंगे या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहेंगे। ठीक, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनेट, नाम लिखते जाना यार, नाम लिखते जाना। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनेट हिंदी में लिखना। H2O में अगर मैं इसमें डालूं तो क्या होगा, ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा होता है ये होता है थोड़ा सा कमजोर, तो ये क्या हो जाएगा, आराम से बाहर हो जाएगा। ठीक है, वो भी पॉजिटिव में भाई, पोटेशियम एक मेटल होता है ना, तो वो पॉजिटिव चार्ज ही रखेगा अपने पास।
और जितना यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा उसके ऊपर उतना ही निगेटिव आ जाएगा। कोई भी कंपाउंड हो जिसपे जितना पॉजिटिव होता है उस पे उतना निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये फेरोसाइनेट आयन में बन के बदल गया, क्या फेरोसाइनेट आयन में बदल गया, और ये पोटेशियम आयन में बदल गया। ये पोटेशियम फेरोसाइनेट पूरा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नोट करने वाली क्या बात है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि संकुल यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं भाई। एमएससी में जब आप जाएंगे या फिर बीएससी के थर्ड सेम में भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको मिलने लगेगी बढ़िया से। तो ठीक है, अब देख लेते हैं डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि उपसंयोजक यौगिक और द्विक लवण में क्या डिफरेंस होता है। पहली वाली बात ये है कि यहाँ पर देखो केवल ठोस में ही अपनी पहचान बनाए रखते हैं, सॉल्यूशन यानी पानी में नहीं। पानी में जाते अपनी पहचान खो देते हैं। अरे भैया द्विक लवण पानी में गया था, अपनी पहचान तो खो गया था, जिससे मिल करके बना था वो क्या हो गया, अपने आयनों में वो टूट गया। तो अपनी पहचान खो देते हैं ना पानी में, ठोस में ही अपनी पहचान बनाए रखते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या था भाई, ठोस और विलयन दोनों में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। देखिए ना, इसमें जब हम पानी डाले थे तो पूरी तरीके से थोड़ी टूटा था, ये दोनों तो नहीं टूटे थे। मतलब ठोस और विलयन यानी सोल्यूशन में दोनों में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। अगली वाली बात कर लेते हैं पॉइंट की, तो पानी से क्रिया करके केवल सरल में ही टूटते हैं, सरल आयंस में ही टूटते हैं। ठीक है, सरल आयन में ही टूटते हैं। देखो ये सब सरल आयन ही तो हैं, ये सब पानी से क्रिया करके क्या बनाया, सरल आयन में ही तो टूटे हैं। ये सब सिंपल आयन है, और इसमें क्या है, सरल आयन में तो टूटवा ही करता है। देखो यहाँ पे ये टूटा था, साथ ही साथ जटिल आयनों में भी टूटता है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, जटिल आयन, जटिल आयन, जटिल आयन। और इसको सरल आयन, सिंपल आयन, सिंपल। ठीक है, समझ जाओगे तुम लोग। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल आपको देना अनिवार्य होगा और यहाँ पर भी एग्जाम्पल देना अनिवार्य होगा। तो करना क्या है, द्विक लवण का ही एक एग्जाम्पल इसमें उठा के फिट कर देना, और सरल आयन या फिर मैं कहूँ संकुल यौगिक का पोटेशियम फेरोसाइनेट का एग्जाम्पल उठाकर यहाँ पे चिपका देना। ठीक है, कर दोगे, चलो ठीक। इनमें अधिकतर आयनिक बंध होते हैं। देखो बंध तीन प्रकार के होते हैं ना, देखो इनमें अधिकतर कैसे बंध होते हैं, आयनिक बंध होते हैं, तभी तो आयन में टूटते हैं। और इसमें देखो आयनिक बंध भी होता है, सहसंयोजक बंध भी होता है, उप सहसंयोजक बंध भी होता है। सर इन तीनों का मतलब समस्या है तो थोड़ा सा आइए समझा ही देते हैं थोड़ा सा। आयनिक बंध का मतलब होता है जो एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, इन दोनों के साथ आपस में बॉन्ड्स बना रहेगा। सहसंयोजक बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड। मतलब एक बढ़िया सा बॉन्ड आपको दिखेगा, एक बढ़िया से आपको क्या दिखेगा, बॉन्ड दिखेगा। सिंपल सा बॉन्ड है, एक अकेला बॉन्ड ऐसे, इसमें पॉजिटिव और चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं दिखेंगे। उप सहसंयोजक बॉन्ड का मतलब होता है किसी के द्वारा दे करके बनाया गया बॉन्ड, कुछ इस प्रकार से। मोस्ट ऑफ द केसेस कौन कौन दे सकता है, सल्फर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन भी देता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनमें तीनों टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर देखूंगा तो आयनिक बॉन्ड ही पाए जाते हैं। सब आयनिक थे, सब सरसरा करके टूट गए, पानी में जाती। लेकिन यहाँ पर सहसंयोजक बंध भी तो था इन दोनों के बीच में, तभी तो रुका रहा। ठीक है, अगला वाला पॉइंट क्या कह रहा है, भौतिक गुण आयनों से भिन्न परंतु रासायनिक गुण आयनों के समान होते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, भौतिक और रासायनिक दोनों गुण आयनों से भिन्न होते हैं। भाई ये जो रिएक्शन करेगा पहले इसको समझते हैं, इसको मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझते हैं। ये जब क्या कह रहा है, ये भौतिक और रासायनिक गुण दोनों गुण आयनों से भिन्न होते हैं। अब देखो इन दोनों को देख करके ये जो बिहेव करेगा और ये जो बिहेव करेगा, इसका बिहेवियर अलग होने के बाद अलग हो जाएगा, इसका बिहेवियर इससे अलग होने के बाद अलग हो जाएगा। अब इनका जब अलग हुआ तो क्या ये इसके दोनों के समान बिहेव थोड़ी करेंगे। ये और दोनों मिल करके जो बिहेव कर रहे थे
ये अकेला कुछ और बिहेव करेगा, ये भी कुछ और बिहेव करेगा, अलग अलग तरीके से अपना अपना एक्सप्रेशन देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दे देना इसमें भी, जैसे कॉपर अमोनियम सल्फेट। क्या? कॉपर अमोनियम, देखो यहाँ पे 4 है ना, मैंने अमोनियम लगाया, कॉपर अमोनियम सल्फेट। ठीक है, पानी में डालोगे तो SO4 डबल नेगेटिव लेके बाहर हो जाएगा और यही तो बचेगा। अब आते हैं अगली वाले पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र की धातु परमाणु या फिर आयन कह सकते हो, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। क्या होता है भाई? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड याद कर लेना, वो भी कौन सा, कहाँ गया, पोटेशियम फेरोसाइनेट, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी को लेकर मैं हर एक एग्जांपल बताऊंगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपस्थित वह धातु, यहाँ पे क्या है, मेटल का है, धातु, परमाणु या फिर आयन कह सकते हो, जिसके चारों ओर लिगेंड्स जुड़े होते हैं, या फिर मैं कहूँ जुड़े होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। लिगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या फिर देते हैं, उसे मैं क्या बोलता हूँ, उसे क्या बोलता हूँ, सेंट्रल मेटल आयन। देखो एग्जांपल देखो भाई, यहाँ पे बीच में कौन है, बीच में अपने दादाजी बैठे हुए हैं जिनका नाम है आयरन। क्या नाम है, आयरन। अब आयरन को कौन कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इधर से भी साइनाइड दे रहा है, इधर से भी साइनाइड दे रहा है, ये भी साइनाइड दे रहा है, ये भी दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। देखो तीर किधर गई है, ऐसे ऐसे गई है ना, इसका मतलब है कि ये सब इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, तो जो जिसको दे रहे होते हैं, ये बीच में कौन है, यही तो है आपका सेंट्रल मेटल आयन। बात समझ में आई? अच्छा, यह लेविस एसिड की तरह व्यवहार करता है। लेविस एसिड क्या होते हैं भाई? लेविस एसिड उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लेने का काम करता है, उसको मैं लेविस एसिड बोलता हूँ। लेविस बेस क्या होता है, बेस मतलब क्षार, लेविस क्षार उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, यह क्या होता है, लेविस एसिड की तरह व्यवहार करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स लेने की तरह व्यवहार करता है। और देखो तो इसका एग्जांपल यही है, पोटेशियम फेरोसाइनेट में Fe जो है ना, वो सेंट्रल मेटल आयन है। देखो इन कंपाउंड में क्या है, Fe सेंट्रल मेटल आयन है। देखो मैं इसी एग्जांपल को बहुत बार दूंगा, इसको याद कर लो, पोटेशियम फेरोसाइनेट K4 FeCN6। ठीक है, तो आज मेरे पास मार्कर में इंक नहीं है, ब्लैक वाले में, तो आज का वीडियो यहीं तक बनाएंगे, बाकी बने रहिए, आपका चैप्टर इसी पे समाप्त करूंगा। थैंक यू फॉर क्लास।